हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। इनकी कहानी क्या थी, कैसे इन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया और इन्हें कैसा लगा ये जानकर जब इनकी क्रिएशन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद आगे देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियर हथियार बनाने की शुरुआत कैसे की गई और क्यों की गई थी, और कैसे इनकी क्रिएशन की वजह से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ये एक जर्मन ज्यूस परिवार से आते थे। ओपेनहाइमर काफ़ी रईस परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जीवन काफ़ी सादगी से भरा था। ओपेनहाइमर बचपन से ही काफ़ी जीनियस थे। इन्हें बचपन में ही मिनरलॉजी की काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, मिनरल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी थी। इन्हें 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए इन्हें बुलाया गया था। ओपेनहाइमर ने 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की और इन्होंने अपनी बैचलर की 4 साल की डिग्री 3 साल में ही हासिल कर ली थी। ओपेनहाइमर को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी थी, फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, ईस्टर्न एंड रिलीजन, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में से इन्होंने हार्वर्ड में ये रियलाइज़ किया कि इनका असली पैशन फिजिक्स था। और इसके बाद 1927 में जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर जुड़ गए। आगे चलकर 1936 में वो यहाँ के प्रोफेसर बन गए। ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर डिप्रेशन में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने भाई से कहा था कि मुझे दोस्तों से ज़्यादा फिजिक्स की ज़रूरत है। ओपेनहाइमर को सिगरेट पीने की ज़बरदस्त लत थी। वो एक चेन स्मोकर थे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ये उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया की पहली न्यूक्लियर हथियार बनाई थी। इसके बाद आगे समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर हथियार बनाने की शुरुआत कैसे हुई। ये बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत ही बुरी तरह हारा था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की बागडोर एक बहुत ही बड़े प्रतिभाशाली इंसान एडोल्फ हिटलर ने संभाली थी। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद हिटलर ने अपनी अलग सेना बनाई और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता था। इसके बाद उसने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। इधर से जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और उसी समय पोलैंड पर यूएसएसआर ने भी हमला कर दिया। अब हिटलर पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता था। हिटलर अपने देश के ही नागरिकों के साथ बहुत जातिवाद करता था। जर्मनी में एक जाति थी ज्यूस, यानी कि यहूदी। इसका कहना था कि ये जो यहूदी जाति के लोग हैं ये गद्दार होते हैं, गंदी नस्ल के होते हैं और इन्हीं यहूदियों की वजह से ही हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं। जर्मनी के अंदर जितने भी ज्यूस थे उनके साथ हिटलर काफ़ी बुरा बर्ताव करता था और हिटलर ने यहूदियों को जेल में बंद करवा दिया था। और ये भी कहा जाता है कि हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को जेल के अंदर ही मरवा दिया था। चूँकि हिटलर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और हिटलर को ये बात पता थी कि अगर मुझे पूरी दुनिया पर कब्जा करना है तो मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए होगा जिसका जवाब किसी के पास ना हो। और बर्लिन की लैब में न्यूक्लियर फिशन की खोज हो चुकी थी और ये बात हिटलर को पता थी और इस न्यूक्लियर फिजन से बहुत ऊर्जा बन सकती थी। और तब हिटलर ने एक यूरेनियम क्लब बनाया और कहा कि अब एटम बम बनाते हैं और इसकी जिम्मेदारी एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट वर्नर हिजनबर्ग को दी, क्योंकि ये भी यहूदियों से नफरत करते थे। वर्नर हिजनबर्ग भी एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। हिटलर की तानाशाही के चलते बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। विश्व के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। नील्स बोहर, जो क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को पायनियर किया था। लियो सिलार्ड, हांस बेथे, जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर किया था स्टार्स में। एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। एनरिको फर्मी, जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ढूंढा था। मोस्टली ये सारे साइंटिस्ट जर्मन ज्यूस परिवार से थे। ओपेनहाइमर भी खुद एक जर्मन ज्यूस परिवार से आते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से करीब 1 महीने पहले अगस्त 1939 को अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्निंग दी कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है। हो सकता है ये एक्सट्रीमली पावरफुल बम बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़ते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूरेनियम पर एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी। तुरंत एक्शन लिया गया। साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई जिनका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना।
कि क्या यूरेनियम को एक हथियार बनाया जा सकता है, और ये रिसर्च की जाए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करते हैं। ऐसे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है। असल में यूरेनियम जो धरती पर पाया जाता है वो यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है। नेचर में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको अगर ऐड करें तो यूरेनियम का टोटल मास 238 होता है। दरअसल यूरेनियम 235 आइसोटोप ही बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और सबसे बड़ा चैलेंज इन साइंटिस्ट के सामने ये था कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 आइसोटोप बनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 आइसोटोप बनाने के लिए दो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा था गैसियस डिफ्यूजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में एक बड़ी सी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से सेपरेट आउट करने के लिए, और गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस बैरियर से पास किया जाता है, जिसमें जो हल्के यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस बैरियर से पास कर जाते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैवी होने से फिल्टर आउट हो जाते हैं। दिसंबर 1940 में यूरेनियम 235 आइसोटोप के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया था, जिसे साइंटिस्ट मानते हैं कि इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर हथियार बनाने में, और इस एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम। और इस प्लूटोनियम को भी यूरेनियम 238 आइसोटोप से ही प्रोड्यूस किया जाता है। बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव और फिजनेबल है। और इसी बीच 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए एक प्राइड की जगह थी, और जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, अमेरिका भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। प्लूटोनियम 239 को 1940 में डिस्कवर किया गया था, और ईयर 1943 के एंड तक सिर्फ 2 मिलीग्राम ही प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाया था। इसीलिए अमेरिका 2 एटम बम को डेवलप कर रहा था। पहला बम जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और इसकी डिज़ाइन गन टाइप की थी। इस डिज़ाइन में 2 यूरेनियम के मासेस लिए जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से तेज़ी से कंबाइन किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से एक फिजन चेन रिएक्शन देखने को मिलता है और भयंकर धमाका होता है, और इस मेथड को नाम दिया गया गन टाइप मेथड। दूसरा बम था प्लूटोनियम बम, जिसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम था फैट मैन, और इस डिज़ाइन में इम्प्लोजन मेथड का यूज़ किया गया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको स्टेट में एक पूरा शहर बनाया गया, जिसे लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी पैसा लगाया था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $2.2 बिलियन का खर्चा किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस सीक्रेट को छुपाना यूएस मिलिट्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर्स समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। यहाँ कोई भी किसी को असली नाम से नहीं जानता था, और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि किसी का भी अगर असली नाम रिवील हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे, लेकिन फेक एड्रेस पर, और वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं होता था, और लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी सिटी नेम नहीं बल्कि PO बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी छोटी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उससे पहले ही बॉम्ब न तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था, और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। क्योंकि ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, इसलिए ओपेनहाइमर का मानना था कि इसे टेस्ट आउट करना जरूरी है, और इस टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। फिर न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट बॉम्ब को नाम दिया जाता है गैजेट। इसमें करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम था। 16 जुलाई 1945 को इस बॉम्ब को टेस्ट आउट किया जाता है। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन ऑफ TNT, लेकिन एक्चुअल में यह ब्लास्ट इससे 50 गुना ज़्यादा खतरनाक था। इस एक्सप्लोजन का साइज था 15 to 20 किलोटन ऑफ TNT। इसका झटका करीब 160 किलोमीटर तक फील किया गया, और इससे जो क्लाउड निकला करीब 12 किलोमीटर आसमान में ऊपर तक गया। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि उन्हें भगवद गीता की कुछ लाइनें उनके मुंह से निकलती हैं। नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स।
I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. एक्चुअली में ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और इन्होंने भागवत गीता की पूरी पढ़ाई इसके ओरिजिनल फॉर्म में की हुई थी। ओपेनहाइमर भागवत गीता के उपदेशों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही फॉलो किया करते थे। ट्रिनिटी टेस्ट के करीब 1 महीने बाद ही 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम लिटिल बॉय बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया जाता है और फिर 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम फैट मैन बम जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। इस हमले में लाखों लोग मारे गए और ये बम जब जापान के दोनों शहरों पर गिराया गया था तब जापान की ज़मीन की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इन दोनों न्यूक्लियर हमले से जापान के कई लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई थी और फिर हमले के 6 दिनों बाद ही जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का द एंड। बताया जाता है कि परमाणु हमले के बाद ओपेनहाइमर आम लोगों से दूर रहने लगे। उन्होंने लोगों के बीच आना जाना कम कर दिया था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने भी अचानक एटॉमिक बम के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन हुई कहाँ से, इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर को गया क्योंकि इनकी वाइफ कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के काफ़ी क्लोज हुआ करती थी और खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक इंक्वायरी बिठाई गई, इसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया और उन्हें देशद्रोही बताया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत का कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था लेकिन फिर भी फैसला उन्हीं के खिलाफ ही आया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई साइंटिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर करीब 7 साल बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। तब उन्होंने ओपेनहाइमर को एक ऑफर दिया कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएं जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें दोबारा मिल सके, लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं, इसी वजह से उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया। चेन स्मोकर होने की वजह से उन्हें गले का कैंसर हो गया और फिर फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में ओपेनहाइमर का निधन हो गया। आज के दिन 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, यूके, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, यूएसए एंड रसिया। ये थी ओपेनहाइमर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।